ये कहा कि इस केस को लेके आईसीसी की तरफ से काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई हैं और वो मिस्टेक्स ये थी कि जस्टिस के सामने वो सारे आर्टिफैक्ट नहीं रखे गए जिसके हिसाब से हरभजन की जो पेनल्टी थी वो ज़्यादा हो सकती थी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और एनालिसिस लेके आते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बोरो गावस्कर ट्रॉफी का थर्ड टेस्ट 7 जनवरी से सिडनी ग्राउंड में खेला जाएगा। करंट हालातों को देखते हुए शायद ऐसा लग रहा था कि इस बार सिडनी में मैच नहीं हो पाएगा और इसलिए एमसीजी को थर्ड टेस्ट के लिए रिजर्व किया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के कंफर्मेशन के बाद ये क्लियर हो गया है कि थर्ड टेस्ट सिडनी में ही खेला जाएगा। इंडियन ओपनर रोहित शर्मा इंडियन स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली 7 जनवरी से खेले जाने वाले थर्ड टेस्ट मैच में वो होंगे और इंडिया के लिए मोस्ट प्रोबेबली वो ओपन ही करेंगे। जब भी इंडियन क्रिकेट टीम सिडनी में खेलती है तो 2007-8 सीरीज़ की काफ़ी सारी यादें ताज़ा होती हैं, क्योंकि 2007-8 सीरीज़ की टेस्ट सीरीज़ में एक ऐसा कुछ हुआ था जिसको इंडियन क्रिकेट फैंस हमेशा याद रखते हैं। 2007-8 सीरीज़ का सिडनी टेस्ट मैच काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है। वो फेमस है मंकी गेट स्कैंडल, बहुत बुरी अंपायरिंग और आखिरी के कुछ पलों में इंडिया का वो मैच हार जाना, जब आखिरी की शायद 6 बॉल बाकी थी और इंडिया वो मैच हार गया था। तो ये एक ऐसा टेस्ट मैच था जो शायद इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल टेस्ट मैच में से एक था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिडनी टेस्ट मैच के बाद हुई चीज़ों के बारे में। सिडनी टेस्ट मैच में क्या हुआ वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों ने वो टेस्ट मैच देखा होगा और जिन लोगों ने वो नहीं देखा है उन लोगों ने इंटरनेट पर अलग अलग मीडियम के थ्रू उन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा और देखा होगा। और इसकी एक बहुत अच्छी वीडियो अवेलेबल है जो आज तक के स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता का एक वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो क्योंकि वो आज तक की तरफ से उस टेस्ट मैच को कवर कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कब कब क्या क्या कुछ हुआ था उस टेस्ट में, पर डे के हिसाब से कितने बैड डिसीजन लिए गए थे। मैं कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें कवर करने की जो टेस्ट मैच के बाद हुई, उस टेस्ट मैच के बाद से लेके कब कब क्या हुआ। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करें। तो हम स्टार्ट करते हैं 5th डे से, जब मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर ने हरभजन को 3 टेस्ट के लिए बैन किया। जब हरभजन को 3 टेस्ट के लिए बैन किया तो इंडियन क्रिकेट टीम ने ये धमकी दी कि शायद हम इस दौरे को रद्द कर सकते हैं और उस बैन के अगेंस्ट इंडियन टीम ने आईसीसी में अपील की। जब आईसीसी में अपील की गई तो सबसे पहले आईसीसी ने स्टीव बकनर को अंपायरिंग पैनल से हटाया। ये एक पहला चीज़ थी जो आईसीसी कर सकती थी मामले को हैंडल करने के लिए, और उनको स्टीव बकनर को अंपायरिंग पैनल से हटाने के अलावा आईसीसी ने री हियरिंग के लिए एक न्यूजीलैंड के जज को अपॉइंट किया जिनका नाम था जस्टिस जॉस हेंसन। तो क्योंकि हरभजन पे 3 मैच का बैन लगा था तो शायद चांसेस ये थे कि वो अगले 2 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन आईसीसी ने ये कहा कि वो इस मैच की हियरिंग टेस्ट सीरीज़ के बाद करेंगे। दैट मीन्स 29 जैन को इस केस की हायरिंग होगी। मीनवाइल एक और केस हुआ जब इंडियन टीम ने ब्रैड हॉक पे एक केस किया था कि उन्होंने अनिल कुंबले और एमएस धोनी को बास्टर्ड कहा है, और बाद में इंडियन टीम ने वो केस वापस ले लिया जिसकी हियरिंग 14 जनवरी को होनी थी। उससे ठीक पहले उन्होंने वो केस वापस ले लिया कि हम इस मामले को और तूल नहीं देना चाहते और हम चाहते हैं कि मैटर जल्दी से ख़त्म हो और हम यहाँ से मूव ऑन कर पाएँ। इसके बाद जब स्टीव बकनर को जब बैन किया गया तो क्रिकेट वर्ल्ड में इस चीज़ को काफ़ी अपोज किया गया, स्पेशली वेस्ट इंडीज़ में, कि किसी एक बैड टेस्ट मैच या कुछ बुरे डिसीजन की वजह से अंपायर को अंपायरिंग पैनल से हटाना ठीक नहीं है। क्लाइव लॉयड ने तो ये तक कहा कि जब आईसीसी ने स्टीव बकनर को अंपायरिंग से हटाया और बिली बॉर्डन को अंपायरिंग पैनल में ऐड किया, अगर पर्थ टेस्ट मैच में सेम मिस्टेक्स बिली बॉर्डन से हो जाती हैं तो इंडिया उस पर कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर आईसीसी बिली बॉर्डन को कैसे हैंडल करेगा। तो काफ़ी लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन मैच के बाद जो तनाव हुआ उसके हिसाब से स्टीव बकनर को अंपायरिंग पैनल से हटाना बहुत ज़रूरी था। जब माइक प्रॉक्टर
को ये पता चला कि इंडियन टीम ने इसके लिए अपील की आईसीसी में, तो उन्होंने बोला कि मैं इस अपने डिसीजन को लेके जो मैंने 3 टेस्ट मैच का बैन हरभजन पे लगाया, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ और मैं इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटता, क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका से हूँ तो मैं जानता हूँ क्रिकेट में रेसिज्म क्या होता है। तो वो अपने फैसले पे बिल्कुल अडिग थे। जब जो नए जस्टिस जो आए थे तो उन्होंने ये कहा कि जो हियरिंग होगी 29 जैन को एक री हियरिंग की तरह होगी और जो भी एविडेंस इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम ने मैच रेफरी के सामने पेश किए थे उन्हीं एविडेंस को लेके हम हियरिंग करेंगे। तो फाइनली 29 जैन का दिन आता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 6 रिप्रेजेंटेटिव थे, रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू एडन, एंड्रू साइमंड्स, उनके मैनेजर एडम गिलक्रिस्ट, ये सब लोग थे। और इंडिया की तरफ से भी 5 रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसमें अनिल कुंबले, तेंदुलकर और हरभजन सिंह और इंडिया के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, तो ये सब लोग थे। तो फाइनली 29 जैन को हियरिंग शुरू होती है और उसके बाद कुछ कंक्लूसिव नहीं मिलता, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता जो ये कहे कि हरभजन ने एंड्रू साइमंड्स को मंकी कहा था। तो उसके बाद जस्टिस कहते हैं कि स्टंप माइक की रिकॉर्डिंग को भी वो देखना चाहेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग को। तो इंडियन टीम ने इस पर लेकर थोड़ी नाराज़गी जताई कि जिन एविडेंस को लेकर हियरिंग हुई थी उन्हीं एविडेंस को देखते हुए री हियरिंग होनी चाहिए। लेकिन लकीली कुछ कंक्लूसिव नहीं मिला स्टंप माइक रिकॉर्डिंग के अंदर भी, और जस्टिस ने हरभजन से वो 3 टेस्ट मैच के बैन हटा दिया और उनको 50% मैच फीस बैन के साथ फ्री कर दिया। तो इस फैसले से ना तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया खुश थी और ना उनके प्लेयर खुश थे। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मैल्कम स्पीड ने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि इस केस को लेके आईसीसी की तरफ से काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई हैं और वो मिस्टेक्स ये थी कि जस्टिस के सामने वो सारे आर्टिफैक्ट नहीं रखे गए जिसके हिसाब से हरभजन की जो पेनल्टी थी वो ज़्यादा हो सकती थी। आमतौर पर जब भी कभी मैच रेफरी हो या कोई ऐसा केस हो जब किसी प्लेयर को वायलेशन के अगेंस्ट पेनलाइज किया जाता है तो उसका हमेशा हिस्ट्री भी देखी जाती है। तो उस केस में हरभजन की हिस्ट्री नहीं देखी गई। जस्टिस ने ये कहा था कि मैंने सिर्फ इस टेस्ट मैच और इससे लास्ट जब 2003 में हरभजन का एक केस हुआ था जो उनका ऑफेंस था उन दोनों को देखते हुए मैंने हरभजन पे पेनल्टी लगाई है। लेकिन मैंने पुरानी हिस्ट्री नहीं देखी क्योंकि मैं अवेयर नहीं था। उसमें 3 चीज़ें थी यहाँ पे। हरभजन के ऊपर 2 लेवल 1 के ऑफेंस थे और एक सन 2001 में हरभजन पे एक टेस्ट मैच का बैन लगा था और 75% मैच फीस की पेनल्टी हुई थी। तो जस्टिस के सामने ये सब चीज़ें नहीं रखी गई, तो ना वो अवेयर थे। अगर वो अवेयर होते या उनके सामने चीज़ रखी जाती तो हरभजन की पेनल्टी बढ़ सकती थी। वो 50% मैच फीस से लेके मैच बैन तक भी हो सकती थी। लेकिन वो अवेयर नहीं थे तो उन्होंने एडमिट किया कि मैं अवेयर नहीं था, तो मेरे सामने जो पेश किया गया मैंने उसके हिसाब से उनको पनिशमेंट दी। तो आईसीसी ने यहाँ पे अपनी गलती एडमिट की कि जो 2 लेवल 1 के ऑफेंस थे वो उनके डेटाबेस में रिकॉर्ड ही नहीं किए गए ह्यूमन एरर की वजह से। और एक जो तीसरा केस था वो मैच रेफरी जस्टिस के सामने रखा ही नहीं गया। तो हरभजन इस बात से बच गए। लेकिन उन्होंने एडमिट किया कि आगे से हम ख्याल रखेंगे कि किसी भी प्लेयर की छोटी छोटी जो वायलेशन होती हैं उनको सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाए ताकि वो आगे क्रिकेट की इंटीग्रिटी बनाने के काम आ सके। जिस तरह से स्टीव बकनर की सैकिंग की गई थी वो काफ़ी हर्ट थे उस चीज़ से, क्योंकि हालांकि ये बात अलग है कि स्टीव बकनर का जो अंपायरिंग का जो रिकॉर्ड है वो बहुत बुरा है इंडिया के मैचेस में। लेकिन अगर अंपायरिंग लेवल से देखें किसी एक अंपायर को एक टेस्ट मैच के बाद हटाना ये एक बैड एग्जांपल होता है। तो सिमिलर केस 2006 में हुआ था, अगर आपको याद हो, इंग्लैंड और पाकिस्तान का एक टेस्ट मैच चल रहा था जिसमें अंपायर डैरेल हैंड ने पाकिस्तानी टीम के ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया था। तो टी ब्रेक के बाद पाकिस्तानी टीम मैदान में नहीं उतरी और डैरेल हायर और एक और अंपायर थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है अभी, उन्होंने इंग्लैंड को टेस्ट मैच जीता अनाउंस कर दिया था। उन्होंने 2.5 मिनट तक वेट किया। 2.5 मिनट तक जब पाकिस्तान ग्राउंड में नहीं आया तो उन्होंने इंग्लैंड को मैच जीता दे दिया। ये क्रिकेट हिस्ट्री में पहला इंसिडेंट था कोई टीम ऐसे मैच जीती और कोई एक टीम ऐसे मैच हारी। तो उस मैच के बाद काफ़ी बवाल हुआ। जहाँ तक क्रिकेट लॉज की बात है तो क्रिकेट में ऐसा पॉसिबल है, अगर कोई टीम ग्राउंड में नहीं आती है तो अंपायर और मैच रेफरी मिलके डिसीजन ले सकते हैं कि वो किसी टीम को जीता हुआ दे दें।
लेकिन काफ़ी बवाल हुआ और उसके बाद आईसीसी ने डैरेल हेयर को अंपायरिंग पैनल से हटा दिया। उसके बाद अंपायर डैरेल हेयर ने 500,000 नॉन नेगोशिएबल अमाउंट का एक केस किया आईसीसी के ऊपर, जिसको उन्होंने बाद में हालांकि वापस ले लिया जब आईसीसी ने डैरेल हेयर को अंपायरिंग पैनल में रिज्यूम कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने अंपायरिंग से रिटायरमेंट ले लिया। सिमिलर केस स्टीव बकनर ने भी किया। जब उनको अंपायरिंग पैनल से हटाया गया, उसके 1 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की एक सीरीज़ थी, उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि ये सीरीज़ मेरी आखिरी होगी और इसके बाद मैं अंपायरिंग नहीं करना चाहता। जहाँ तक बात करें उम्र की, तो वो उस वक्त 62 साल के थे और अगले कुछ और साल अंपायरिंग कर सकते थे। लेकिन कुछ इस तरह के जो फैसले होते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करते हैं, और उसकी वजह से ही स्टीव बकनर ने भी रिटायरमेंट ली। और सेम केस डैरेल हेयर के साथ भी हुआ था। डैरेल हेयर उस वक्त बहुत अच्छे अंपायर थे और शायद उनको बेस्ट अंपायर का अवार्ड भी मिला था। लेकिन जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो आपको वो आगे रिज्यूम करने से रोक देते हैं और फिर आप अपनी जर्नी वहीं बंद करना पसंद करते हो। तो ये सब कुछ हुआ। अभी थोड़े टाइम पहले रिकी पॉन्टिंग ने स्काई स्पोर्ट्स के एक पॉडकास्ट में ये एडमिट किया कि इंडियन टीम सिडनी टेस्ट मैच अंपायर की गलती से हारी थी, बैड अंपायरिंग की वजह से हारी थी और वही उस चीज़ के लिए जिम्मेदार थे। अभी थोड़े टाइम पहले मिड डे को दिए हुए इंटरव्यू में स्टीव बकनर ने ये कहा कि उनसे उस टेस्ट मैच में 2 गलतियां हुई थी। एक गलती उन्होंने तब की जब उन्होंने एंड्रू साइमंड्स को आउट नहीं दिया और इंडिया उस मैच में पकड़ बना सकता था अगर वो उस वक्त को आउट दे देते, लेकिन उन्होंने आउट नहीं दिया। एंड्रू साइमंड ने एक बड़ी सेंचुरी मारी, ऑस्ट्रेलिया अच्छी पोजीशन पे चला गया। और दूसरा बैड डिसीजन उन्होंने तब दिया जब इंडिया मैच बचा सकता था। उन्होंने राहुल द्रविड़ को गलत आउट दिया जो वो आउट नहीं थे और इंडिया वो मैच आराम से सेव कर सकता था और बाद में इंडिया वो मैच हार गया। तो उन्होंने एडमिट किया कि मुझसे 2 गलतियाँ हुई। लेकिन ये बात पूरा वर्ल्ड जानता है कि स्टीव बकनर और मार्क बेंसन ने उस मैच में कितनी सारी गलतियाँ की थी। तो गाइज ये था पूरा इंसिडेंट जो उस मैच के बाद हुआ कि कैसे हरभजन सिंह से बैन हटा, किन सारी चीज़ों को कंसिडर किया गया, आईसीसी किन किन चीज़ों के बाद सामने आई, उन्होंने कैसे एडमिट किया कि हमसे गलतियां हुई हैं और उन्होंने कैसे मेक श्योर किया कि आगे से हम कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो। और रिकी पॉन्टिंग ने क्या एडमिट किया, स्टीव बकनर ने क्या एडमिट किया, ये सब सारी उसके बाद की स्टोरी है। तो गाइज मैंने कोशिश की वो सारे पॉइंट्स आपके सामने रखने की जिन चीज़ों के बारे में कुछ लोग अवेयर हैं और ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हैं। तो ये एक टेस्ट मैच ऐसा था कि पूरा वर्ल्ड इससे हैरान था इस टेस्ट मैच में जो भी हुआ। और जब भी इंडियन टीम सिडनी में खेलती है हर बार इस टेस्ट मैच की बात होती है। और कभी भी अगर हरभजन का इंटरव्यू होता है या साइमंड्स का इंटरव्यू होता है तो उनसे इस टेस्ट मैच के बारे में हमेशा बात होती है। हालांकि उसके बाद हरभजन और साइमंड्स साथ में खेले भी हैं आईपीएल में फ्रेंचाइजीज़ के लिए, बट वो एक अलग केस है। लेकिन वो हिस्ट्री एक ऐसी रही है कि उससे वो अभी भी ताज़ा है उनके दिमाग में। तो मैंने कोशिश की वो सारे पॉइंट्स आपके सामने रखने की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।